अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 फिजिक्स 2025 की नई किताब, इसका चैप्टर नंबर 4 टर्निंग इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। प्यारे बच्चों, इस वीडियो में आपके साथ मैं शेयर करूंगा इस चैप्टर की एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर। पहला शॉर्ट सवाल है, डिफाइन लाइक एंड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। तो इसका जवाब ये नोट कर लें। द पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर इन सेम डायरेक्शन आर कॉल्ड लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो कि सेम डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं लाइक पैरेलल फोर्सेस। द पैरेलल फोर्सेस व्हिच आर इन ऑपोजिट डायरेक्शन आर कॉल्ड अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। और ऐसी पैरेलल फोर्सेस जो कि ऑपोजिट डायरेक्शन में, उसे हम बोलते हैं अनलाइक पैरेलल फोर्सेस। ये पहले शॉर्ट सवाल का जवाब था। तो दूसरा शॉर्ट सवाल है प्यारे बच्चों आपका, व्हाट आर रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर एंड देयर रूल्स। तो प्यारे बच्चों, आपने रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बताने वेक्टर कौन से, उसके रूल्स क्या हैं। तो उसका जवाब ये नोट कर लें। द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर आर टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स अलोंग द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। इफ अ वेक्टर f makes an angle theta with x axis, its components are। तो प्यारे बच्चों, अगर एक वेक्टर f है, वो थीटा है, उसका एंगल है और वो x एक्सिस पे है, तो उसका कंपोनेंट्स हो जाएंगे fx इज इक्वल टू f cos थीटा। इसी तरीके से अगर एक वेक्टर f है, तो वो अगर एंगल बना रहा है थीटा पे और y एक्सिस पे, तो इसके कंपोनेंट्स हो जाएंगे fy इज इक्वल टू f sin थीटा। तो डायग्राम आपने जरूर बनाना है, इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर यहाँ मुकम्मल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ अ फोर्स। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों है, द लाइन अलोंग विच फोर्स एक्ट्स इज कॉल्ड द लाइन एक्शन ऑफ अ फोर्स। वो लकीर जिसके साथ कुव्वत काम करती है, उसको हम बोलते हैं लाइन एक्शन ऑफ अ फोर्स। क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन मोमेंट ऑफ फोर्स। आपने डिफाइन करें मोमेंट ऑफ फोर्स को, जिसे हम टार्क भी कहते हैं। प्रूव दैट टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। आपने प्रूव करना है टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन आर एंड एफ। और ये बता दिया गया कि जो थीटा वो एंगल है बिटवीन आर एंड एफ। तो प्यारे बच्चों, इसके जवाब की तरफ चलते हैं। पहले हम बात करते हैं मोमेंट ऑफ फोर्स, जो कि यानी टार्क की डेफिनेशन नहीं है। तो ये डेफिनेशन आप लिख देंगे, द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर्म इज कॉल्ड टार्क। इसके बाद प्यारे बच्चों, सिंपल हमने प्रूफ की तरफ चलना, क्योंकि सवाल में इतना कुछ पूछा नहीं है, बस प्रूफ पूछा और डेफिनेशन पूछी है। तो आपको प्यारे बच्चों ये गिवन आपने प्रूफ, आपको मालूम है जैसे कि टार्क इज इक्वल टू आर मल्टीप्लाई बाय एफ। आपको ये नजर आ रहा होगा वेक्टर का निशान प्यारे बच्चों। तो हमने इसको क्या करना है, अब आपको बता देता हूं। आर के ऊपर जब ये निशान होगा तो हम इसे पोजीशन वेक्टर कहेंगे, मगर जब ये निशान हट जाएगा तो हम इसे मोमेंट आर्म करेंगे, मोमेंट आर्म कहेंगे। तो प्यारे बच्चों, अब सिंपली हमने करके दिया, क्रॉस को खत्म करके हमने एफ साइन थीटा लगा देना है। तो टार्क इज इक्वल टू आर ब्रैकेट एफ साइन थीटा। तो इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, ब्रैकेट को ओपन जब ओपन करेंगे तो आर एफ साइन थीटा आ जाएगा। टार्क इज इक्वल टू आर एफ साइन थीटा। यहां प्रूफ हो जाता है। एक चीज वाज़ेह कर दूं, आर यहां मोमेंट ऑफ आर्म है, एफ साइन थीटा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ फोर्स है। तो प्यारे बच्चों, ये था इस सवाल का जवाब। उम्मीद करता हूं आपने इसे नोट कर लिया होगा। क्वेश्चन नंबर 5, विद द हेल्प ऑफ डायग्राम शोज दैट रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो बट द रिजल्टेंट टार्क इज नॉट जीरो। आपने डायग्राम की मदद से बताना, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। आपने ये बताना है कि जो रिजल्टेंट फोर्स है आपकी वो जीरो है, मगर आपका जो रिजल्टेंट टार्क है वो जीरो नहीं है। तो इसका जवाब लिख लें प्यारे बच्चों, काफी इजी जवाब मैंने आपको लिखा। इफ टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट ऑन एन ऑब्जेक्ट एट डिफरेंट पॉइंट्स। दो इक्वल मगर ऑपोजिट फोर्सेस एक्ट कर रही हो किसी ऑब्जेक्ट पे मगर मुख्तलिफ पॉइंट्स पे, दे रिजल्टेंट फोर्स इज जीरो। फिर जाकर उसकी रिजल्टेंट फोर्स जो होगी वो जीरो होगी, बट दे क्रिएट अ नेट टार्क। मगर टार्क जो होगी वो जीरो नहीं होगी, कॉजिंग रोटेशन। तो नतीजा होगा रोटेशन। एग्जांपल है प्यारे बच्चों, स्टीयरिंग व्हील व्हेन टर्न्ड एक्सपीरियंसेस इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स ऑन ऑपोजिट साइड्स कॉजिंग रोटेशन विदाउट ट्रांसलेशन। ये डायग्राम आप देख सकते हैं, स्टीयरिंग मैंने बनाई प्यारे बच्चों, तो इससे आपको अच्छे नंबर मिल जाएंगे। इस सवाल में मैंने आपको बता दिया वो डायग्राम की मदद से कि रिजल्टेंट फोर्स आपकी जीरो है, मगर आपका जो रिजल्टेंट टार्क है वो जीरो नहीं है। उम्मीद करता हूं आपने इसे लिख लिया होगा। 4.6 की बात करें तो प्यारे बच्चों, ये सवाल एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट और शॉर्ट क्वेश्चंस के भी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट। आपने स्किप नहीं करके जाना। आइडेंटिफाई द स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम इन ईच केस इन द फिगर गिवन बिलो। 3 डायग्राम्स आपको दिए गए, आपने बस इनकी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम बतानी है। तो प्यारे बच्चों, पहला डायग्राम जो है देख सकते हैं कौन बना हुआ है, इसकी मैं स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आपको बता देता हूं। वैसे स्टेबल इक्विलिब्रियम है, मगर आपको रीजन भी पता होनी चाहिए। इसके रीजन आपने गौर से सुनिए। इफ डिस्टर्ब द कोन विल रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन। कोन को जितना भी हम लोग डिस्टर्ब करें, हरकत करें, टच भी करें, तो प्यारे बच्चों उसे मूव करके वापस अपनी पोजीशन, ओरिजिनल पोजीशन पे ही आ जाना है। इसलिए इसे स्टेबल इक्विलिब्रियम कहते हैं। जो दूसरा सॉरी डायग्राम है प्यारे बच्चों, आप देख सकते हैं ये स्फीयर बना हुआ है, इसके ऊपर एक बॉल है, तो ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। अब इसके रीजन आपने गौर से सुनिए। इफ डिस्टर्ब द स्फीयर विल रोल अवे फ्रॉम इट्स ओरिजिनल पोजीशन। इस
आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों, एक रोल बॉल है, इसको अगर हल्का सा भी हमने स्फीयर को टच किया तो उसके ऊपर जो बॉल है उसने रोल अवे कर जाना है, तो यानी वो जो मेन पोजीशन थी उसे यानी न्यू पोजीशन पे आ जाएगा, ओरिजिनल पोजीशन से हटकर न्यू पोजीशन पे आ जाएगा, इसलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम हो गया। तीसरा और आखिरी प्यारे बच्चों डायग्राम आपको जो दिया गया वो सिलेंडर है। अब इसकी ये है न्यूट्रल इक्विलिब्रियम। अब इसकी रीजन है, इफ डिस्टर्ब द सिलेंडर विल रिमेन इन इट्स न्यू पोजीशन। सिलेंडर को हमने हल्का सा भी टच किया तो प्यारे बच्चों इसे मूव करके कहीं भी जाना है तो उसी हालत में रहेगा जिस हालत में हमने उसे मूव किया, टच किया था, डिस्टर्ब किया था। तो प्यारे बच्चों ये तीनों मैंने बता दिए, पहले स्टेबल है, दूसरा अनस्टेबल है और तीसरा न्यूट्रल इक्विलिब्रियम है। तो ये सवाल हो गया 4.6 आपका कंप्लीट। यहाँ 4.7 गिव एन एग्जांपल ऑफ द बॉडी विच इज मूविंग येट इन इक्विलिब्रियम। तो आपने एक ऐसे एग्जांपल बताना जिसमें जो बॉडी मूव कर रही है इक्विलिब्रियम में। तो इसका आंसर नोट कर लें, व्हेन अ कार मूविंग विद कांस्टेंट स्पीड। जब एक कार मूव कर रही हो एक जैसी स्पीड से तो फिर हम उसे कह सकते हैं सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम। तो ये काफी इजी इसका शॉर्ट सवाल का जवाब था जो मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। 4.8 की बात करें तो पहले बच्चों 4.8 आपका सवाल है, डिफाइन सेंटर ऑफ मास एंड सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ बॉडी। तो इस सवाल में सिंपल आपने डेफिनेशन लिखनी है, बच्चों वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूं इसका जवाब। पहले बात करते हैं सेंटर ऑफ मास। द पॉइंट वेयर द होल मास ऑफ बॉडी इज कंसिडर्ड टू बी कंसंट्रेटेड इज कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। तो प्यारे बच्चों एक ऐसा पॉइंट जहां पर सारा मास बॉडी का लग रहा हो उसे सेंटर ऑफ मास कहते हैं। सेंटर ऑफ ग्रेविटी की बात करें, द पॉइंट वेयर वेट ऑफ अ बॉडी इज एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो प्यारे बच्चों यहाँ इस फर्क बस ये है कि वहां मास की बात होती है, यहाँ वेट की बात हो रही है। एक ऐसा पॉइंट जहां जो वेट है बॉडी का वो एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड हो रहा है तो उसे हम कहेंगे सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो ये था सवाल का जवाब। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर भी यहाँ कंप्लीट मैंने आपसे शेयर कर दिया है। 4.9 What are two basic principles of stability in physics which are applied in designing balancing toys and racing cars? दो बेसिक प्रिंसिपल्स आपने बताने हैं स्टेबिलिटी के जो कि फिजिक्स में जो कि अप्लाइड होते हैं डिजाइनिंग और बैलेंसिंग टॉयज एंड रेसिंग कार्स में। तो इसका जवाब निकले प्यारे बच्चों, बस आपने दो प्रिंसिपल्स बताने हैं। एक है लोअरिंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इंक्रीज स्टेबिलिटी, जितना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो आपका लोअर होगा उतना ही इंक्रीज होगी इसकी स्टेबिलिटी। दूसरा वाइडनिंग द बेस ऑफ स्पोर्ट हेल्प्स प्रिवेंट टिपिंग। तो वो जो चीज आपने बनाई उसके नीचे से चौड़ा रखें, जितना ज्यादा चौड़ा रखेंगे वो ज्यादा सतह आ जाएगी और ज्यादा स्टेबिलिटी उसमें आ जाएगी। तो ये तो 4.9 का आंसर यहाँ कंप्लीट हो जाता है। 4.10 वाला सवाल है प्यारे बच्चों, हाउ कैन यू प्रूव दैट सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। आपने प्रूव करना कि प्यारे बच्चों जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमेशा क्यों एक्ट करता है परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। तो इसका जवाब प्यारे बच्चों आप नोट कर लें। इन सेंट्रीपिटल फोर्स ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। सेंट्रीपिटल फोर्स में जो ऑब्जेक्ट होता है वो मूव करता है हमेशा सर्कुलर पाथ में। सेंट्रीपिटल फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है हमेशा एक्ट करता है टुवर्ड द सेंटर ऑफ सर्कल। एंड वेलोसिटी वुड बी टेंजेंटिकली चेंजेस ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। वेलोसिटी जो होगी प्यारे बच्चों वो चेंज होगी ड्यू टू चेंज ऑफ डायरेक्शन। तो ये था सवाल जिसमें हमने प्रूव कर दिया कि सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा ऑलवेज एक्ट्स टू परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी। उम्मीद करता हूं आपने इसका जवाब लिख लिया होगा। तो प्यारे बच्चों यहां आकर चैप्टर नंबर 4 के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स कंप्लीट हो जाते हैं। उम्मीद करता हूं आपने सब सवालों के जवाब लिख लिए होंगे। एक नई वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। मुझे इजाजत दें। जज़ाकल्लाह।